जब हमारे फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी ने बजट 2024 को अनाउंस किया, स्टॉक मार्केट इन्वेस्टर्स को ऐसा लगा कि वो फिर से लगान मूवी देख रहे हैं और कोई उनसे दुगना लगान मांग रहा है, क्योंकि बजट 2024 में कैपिटल गेन्स के ऊपर टैक्सेस जो थे उसको बढ़ा दिया गया था। और आप सबको पता ही है कि पहले LTCG यानी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स के ऊपर 10% का इनकम टैक्स लगता था, लेकिन बजट 2024 में उसको बढ़ा के 12.5% कर दिया गया। और वही STCG यानी शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स के ऊपर पहले 15% यानी 15% का टैक्स लगता था, लेकिन बजट 2024 के बाद उसको 5% बढ़ा के 20% कर दिया गया। और यहां पर शॉर्ट टर्म क्या होता है और लॉन्ग टर्म क्या होता है उसको हम कैसे क्लासिफाई करते हैं। अगर आप अनलिस्टेड एसेट्स में इन्वेस्ट कर रहे हो तो उसको अगर आप 24 मंथ से पहले बेचेंगे तो वो होगा शॉर्ट टर्म, 24 मंथ्स के बाद अगर आप बेचेंगे तो वो होगा लॉन्ग टर्म। लेकिन वही अगर आप लिस्टेड एसेट्स में यानी जो स्टॉक मार्केट में लिस्टेड कंपनीज है या लिस्टेड एसेट्स है उसके ऊपर अगर आप इन्वेस्ट करते हो और उसे अगर आप 12 महीने से पहले बेच देते हो यानी 1 साल से पहले बेच देते हो तो वो हो गया आपका शॉर्ट टर्म। अगर आप 12 महीने के बाद या 1 साल के बाद बेचते हो तो वो हो गया आपका लॉन्ग टर्म। और उसके बाद सरकार ने देखा कि अरे ये लोग तो कभी कभी जो बायबैक होता है वहां पर भी पैसे कमा रहे हैं, तो इसलिए एक काम करते हैं, अभी जो बायबैक्स है उसको डिविडेंड की तरह ट्रीट करते हैं और बायबैक के जो एंटायर प्रोसीडिंग से जो आपको पैसे मिलेंगे वो भी टैक्स्ड होगा एज डिविडेंड्स, यानी डिविडेंड मिलने पे आपको जिस तरीके से टैक्स देना है यहां पर भी आपको बायबैक प्रोसीडिंग्स के ऊपर भी टैक्स देना होगा। यानी बायबैक में जो भी छोटे मोटे आर्बिट्राज में कुछ परसेंटेज के डिफरेंस पे जो लोग बायबैक्स के जरिए पैसे कमा रहे थे, अभी वो ऑप्शन भी अनअट्रैक्टिव हो गया। लेकिन हाँ, गवर्नमेंट ने जो डोमेस्टिक इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स है उसके ऊपर जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स है उसको अप टू 1.25 लाख पर फाइनेंशियल ईयर एग्जेम्प्ट कर दिया और फॉरेन इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स इसके लिए एलिजिबल नहीं होते। एंड आई डोंट थिंक सो एग्जेम्पशन मिले नहीं मिले वो फॉरेन इक्विटी इन्वेस्टर्स को उतना फर्क भी पड़ता होगा। तो इन रीजंस की वजह से लोग बहुत ज्यादा परेशान थे, लोग बहुत ज्यादा गुस्सा थे। उन्हें लग रहा था कि हम रिस्क लेके मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं और उसके ऊपर भी हमें इतना ज्यादा टैक्स देना पड़ रहा है। तो अभी अगर आप इस बात से परेशान हो तो पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, क्योंकि आने वाला है DTC या डायरेक्ट इनकम टैक्स कोड। और ये टैक्स क्या है, इसकी वजह से स्टॉक मार्केट अर्निंग्स के ऊपर हमें कितना टैक्स पे करना पड़ेगा और इसके लिए हमें किस तरीके से तैयार होना पड़ेगा, उसके बारे में हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। और हाँ, यहाँ पर कुछ लोग ये बोलेंगे कि सर DTC तो कभी नहीं आएगा क्योंकि डायरेक्ट टैक्स को इंप्लीमेंट करने के लिए अभी इंडिया रेडी नहीं है, जिसकी वजह से ये लागू नहीं होगा, ऐसे कुछ लोग बोल सकते हैं। लेकिन मैं आपको रिमाइंड कर दूं, GST के बारे में भी ऐसा ही बोला जाता था, लेकिन बाद में हमने देखा किस तरीके से GST आया। और ये भी आप सबको पता ही है कि GST ने बिजनेसमैन का काम कितना सिंप्लीफाई किया या कितना बढ़ाया। तो इसीलिए इस वीडियो को थोड़ा ध्यान से देखिए, क्योंकि फरवरी महीने में जो हमारा बजट 2025 आएगा वहां पर पॉसिबिलिटी ज्यादा है कि इस इनकम टैक्स स्ट्रक्चर को रोल आउट किया जाए और इसकी वजह से हमारे स्टॉक मार्केट्स के ऊपर कैसे इंपैक्ट पड़ सकता है, स्टॉक मार्केट में रिटेल पार्टिसिपेशन कैसे इंपैक्ट हो सकता है, डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स भी और जो म्यूचुअल फंड्स और जो बाकी के जो एसेट्स है जहां पर लोग सिर्फ इन्वेस्टमेंट करते हैं वो भी कैसे इंपैक्ट हो सकता है। आज की वीडियो में हम उसके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। लेकिन सबसे पहले इनकम टैक्स एक्ट ऑफ 1961 है, उसको रिप्लेस करने के लिए बनाया गया है। और हमारा ये जो पहले का इनकम टैक्स एक्ट ऑफ 1961 था उसमें कई सारे एग्जम्पशंस और डिडक्शंस थे, जैसे कि फॉर एग्जांपल सेक्शन 80C के अंडर आपको अपने इन्वेस्टमेंट्स के ऊपर डिडक्शंस मिलते थे, जैसे कि आपने कोई लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया, आपने फिक्स डिपॉजिट रखा फॉर द टेन्योर ऑफ 5 इयर्स, आपने PPF किया, EPF किया, NSC किया, ELSS किया, तो इसके ऊपर अप टू 1.5 लाख रुपीस पर ईयर आपको टैक्स एग्जेम्प्टेड थे। वैसे ही सेक्शन 80D के अंडर हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम्स पे आपको बेनिफिट्स मिलते थे। 80TT के अंडर आपको इंटरेस्ट ऑन सेविंग्स अकाउंट के ऊपर इनकम टैक्स बेनिफिट मिलता था। 80G के अंडर जो भी आप डोनेशंस करते थे चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस को वो टैक्स एग्जेम्प्टेड था। आप जो भी होम लोन्स के ऊपर इंटरेस्ट पे करते हैं वो अप टू 2 लाख रुपीस पर फाइनेंशियल ईयर एग्जेम्प्टेड था। आपको HRA मिलता था यानी हाउस रेंट अलाउंस मिलता था सेक्शन 1013A के अंडर। स्पेशल अलाउंस थे, इंटरेस्ट ऑन एजुकेशन लोन था। तो ऐसे ही आपको कई सारे एग्जम्पशंस और डिडक्शंस इनकम टैक्स एक्ट ऑफ 1961 के अंडर मिल रहा था। लेकिन अभी डायरेक्ट टैक्स कोड के अंडर इनका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ये है कि वो टैक्स सिस्टम को सिंप्लीफाई करना चाहते हैं, क्योंकि अभी इतने सारे डिडक्शंस और एग्जम्पशंस मिल रहे हैं। क्यों मिल रहे हैं, चलो इसको सिंप्लीफाई करते हैं और हम ये जो एग्जम्पशंस और डिडक्शंस है इनको रिड्यूस कर देते हैं, इनको कम कर देते हैं या बहुत कम कर देते हैं, ताकि टैक्स कंप्लायंस जो है वो इंडिविजुअल्स और बिजनेसेस को थोड़ा आसान हो जाए। हाँ, भले ही उन्हें थोड़ा और ज्यादा इनकम टैक्स पे करना पड़े, लेकिन इनकम टैक्स कंप्लायंस तो आसान होगा ना। दैट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव। और जैसा कि मैंने बताया था ये 2025 तक इफेक्ट में आया, उसके चांसेस बहुत ज्यादा है। और इसके रिलेटेड कुछ ही हफ्तों पहले निर्मला सीतारमण जी ने भी एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट भी किया है। तो अभी इसके बाद आते हैं हमारे स्टॉक मार्केट की इनकम के ऊपर। तो अभी डायरेक्ट टैक्स कोड के अंदर जो वेल्थ टैक्स है और जो कैपिटल गेन टैक्स है, इन दोनों को वो बहुत ही अलग तरीके से ट्रीट कर सकता है और इनमें वो सिग्निफिकेंट चेंजेस कर सकता है।
और यहाँ पर ध्यान दीजिए ये सिग्निफिकेंट चेंजेस क्या हो सकते हैं। तो अभी हमारा जो एग्जिस्टिंग टैक्स रिजीम है, यानी जो न्यू टैक्स रिजीम है, उसमें इनकम टैक्स कैसे चार्ज किया जाता है। अगर आपका इनकम 3 लाख रुपए तक है, आपको तो कोई टैक्स देना नहीं पड़ेगा। अगर आपका इनकम 3 लाख से लेके 6 लाख के बीच में है तो आपको 5% का टैक्स। अगर आपका इनकम 6 लाख से 9 लाख में बीच में है तो 10 लाख का इनकम टैक्स। 9 to 12 lakhs 15% इनकम टैक्स। 12 to 15 lakhs 20% इनकम टैक्स। और अगर आप 15 लाख से या 15 लाख रुपए से ज्यादा पैसे कमाते हैं तो आपको 30% का टैक्स देना होगा। लेकिन यहां पर एक बहुत बड़ा ट्विस्ट है, और वो ट्विस्ट क्या है उसको समझने से पहले, ये जो हम आपके सामने क्वालिटी रिसर्च प्रेजेंट कर रहे हैं, इसको बनाने के लिए हमारी टीम बहुत मेहनत करती है। उसके बदले अगर आप मुझे और मेरी टीम को अप्रिशिएट करना चाहते हैं और हमें एनकरेज करना चाहते हैं तो वीडियो के ऊपर आप एक सिंपल लाइक बटन दबा के वीडियो को लाइक कर सकते हैं और कमेंट्स में एक सिंपल थैंक यू लिख के आप हमें एनकरेज भी कर सकते हैं। और ऐसे और भी वीडियोस अगर आप फ्यूचर में देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नए वीडियोस के अपडेट्स इमीडिएटली पाने के लिए बेल नोटिफिकेशन भी दबा दीजिए। तो 2015 से पहले एक टैक्स हुआ करता था जिसका नाम था वेल्थ टैक्स, और ये हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स के लिए टैक्स का कंप्लायंस बहुत ज्यादा बढ़ा रहा था। तो इसीलिए 2015 के बजट में ये जो वेल्थ टैक्स एक्ट है इसको एबॉलिश कर दिया गया और उसके बदले 12% का सरचार्ज जो 1 करोड़ रुपए से ज्यादा कमाते हैं उनके ऊपर अप्लाई कर दिया गया। यानी अगर कोई 1 करोड़ रुपए से ज्यादा कमाता है तो उसको 30% का टैक्स भी देना होगा और उसके साथ साथ उसको 12% का सरचार्ज भी पे करना होगा। तो अभी गवर्नमेंट बता रहा है कि जिस तरीके से हमने वेल्थ टैक्स एक्ट को एबॉलिश करके हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स के लिए टैक्स को सिंप्लीफाई किया था, वैसे ही अभी हम जो स्टॉक मार्केट से पैसे कमाते हैं उनका भी टैक्स सिंप्लीफाई करने के लिए आ रहे हैं। तो अभी फाइनेंस मिनिस्ट्री का यह मानना है कि अभी आपका जो कैपिटल गेन्स है, यानी जो स्टॉक मार्केट में आप पैसे कमाते हो, वो ना बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि वहां पर अलग अलग टैक्सेस है। हर एक एसेट के ऊपर, हर एक होल्डिंग पीरियड के ऊपर अलग अलग टैक्सेस एप्लीकेबल है। इंट्राडे के ऊपर अलग टैक्स है, शॉर्ट टर्म के ऊपर अलग टैक्स है, लॉन्ग टर्म के ऊपर अलग टैक्स है। तो इसीलिए ना हम ये जो नया डीटीसी है उसके अंडर इसको पूरी तरीके से सिंप्लीफाई कर देते हैं और आपके जो कैपिटल गेन्स है उसको हम रेगुलर इनकम की तरह कंसिडर कर देते हैं। यानी आप जो भी सैलरी में पैसे कमा रहे हो, अगर आपको कुछ रेंट आ रहा है, अगर आपने कुछ फ्रीलांसिंग किया, जहां से भी जो भी पैसा आ रहा है, आपने स्टॉक मार्केट से पैसे कमाए, हम उन सारे इनकम को एक ही इनकम कंसिडर करेंगे और आपको इन सारे इनकम के ऊपर आपका जो इनकम टैक्स स्लैब है उसके अकॉर्डिंग इनकम टैक्स पे करना होगा। और इससे क्या होगा, ऑब्वियसली लोगों को हायर टैक्स रेट्स पे करने होंगे, क्योंकि अभी अगर आप देखेंगे तो शॉर्ट टर्म पे 20% का टैक्स था और अभी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स के ऊपर 12.5% का टैक्स था। एंड एडिशनली डायरेक्ट टैक्स कोड में जो एग्जिस्टिंग एग्जम्पशंस है, डिडक्शंस है, उसको भी हटा दिया जा रहा है, जिसकी वजह से पोटेंशियली यहां पर क्या हो रहा है, हमारा ओवरऑल टैक्स लायबिलिटी बढ़ने वाला है। एंड दिस टैक्स लायबिलिटी वुड बी मोर बर्डनिंग फॉर स्टॉक मार्केट इन्वेस्टर्स। यानी सिंपल वर्ड्स में मैं आपको एक नॉर्मल इंडियन की जर्नी बताता हूं। कोई न्यू ज्वाइनी है, कोई फ्रेशर है, कोई इंटर्न है जो जाके जॉब ज्वाइन करता है, अगर उसको नौकरी मिलता है तो, एंड ऑन एन एवरेज अगर आप देखेंगे तो इन नौकरियों में सैलरी जो है वो 3 लाख से कम होता है। न्यू ज्वाइनी है, टैक्स पे नहीं करना है, जाके एंजॉय करो, पार्टी करो, और उसके बाद 2 साल एक्सपीरियंस के बाद सैलरी बढ़ जाता है, कंपनी में पोजीशन स्ट्रांग हो जाता है या कंपनी चेंज कर लेता है तो उसके बाद सैलरी बढ़ जाता है, वहां पर 5% टैक्स पे करना शुरू करते हैं लोग, और वहां पर कुछ कुछ पैसे बचा के लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना शुरू करते हैं। क्योंकि आजकल महंगाई के बारे में और इन्वेस्टमेंट्स के बारे में अच्छा अवेयरनेस है थैंक्स टू सोशल मीडिया। नौकरी में 5 साल गुजरने के बाद शादी हो जाता है, थोड़ा बहुत एक्सपेंसेस बढ़ जाते हैं, वहां पर भी लोग पैसे बचा बचा के थोड़ा थोड़ा इन्वेस्ट कर रहे हैं, सिप कर रहे हैं, म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं और 10% टैक्स भी पे कर रहे हैं। और उसके बाद 7 साल के एक्सपीरियंस पे सैलरी थोड़ा और बढ़ जाता है, तब टैक्स भी 15% बढ़ जाता है, तब बच्चे भी हो जाते हैं, बच्चों का स्कूल फीस भी पे करना होता है। और आज के टाइम में अगर आप क्वालिटी एजुकेशन बच्चों को प्रोवाइड करना चाहते हैं प्राइवेट स्कूल्स में, तो आप जाके फीस देख लीजिए, फीस कितना ज्यादा है। और वही अगर आप यूएसए, कनाडा, जर्मनी, फ्रांस, डेनमार्क जैसे कंट्रीज की बात करेंगे जहां पर टैक्स ज्यादा चार्ज किया जाता है, उन कंट्रीज में बच्चों का जो बेसिक एजुकेशन है वो भी हाई क्वालिटी का, वो फ्री होता है या चार्जेस बहुत मिनिमल होते हैं। और उसके बाद आपको हो गया जॉब में 10 साल का एक्सपीरियंस, सैलरी आपका बढ़ गया, अभी आप 20% टैक्स पे कर रहे हो, और यहां पर भी आप बच्चों की स्कूल फीस, घर के खर्चे, ये सब बैलेंस करते करते थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट कर रहे हो लॉन्ग टर्म के लिए, और उसके बाद 15 ईयर से ज्यादा आपका एक्सपीरियंस हो जाता है। उसके बाद आपको 15 लाख से ज्यादा सैलरी भी मिलने लगता है और उसके ऊपर आप 30% टैक्स पे करना शुरू करते हो, और आप लाइफ को वैसे बैलेंस करके, पैसे बचा के, इन्वेस्टमेंट करके कुछ कुछ प्लान कर ही रहे होते हो। उसके बाद आता है नया टैक्स का रूल, जहां पर आप आगे चल के रिटायरमेंट के लिए, बच्चों के हायर एजुकेशन के लिए और आपके ओल्ड एज मेडिकल एक्सपेंसेस के लिए, बच्चों के मैरिज के लिए अपना जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स है
उसको लिक्विडेट करने जाएंगे तो उस टाइम आपको 12.5% टैक्स नहीं बल्कि आपको 30% टैक्स देना होगा। लेकिन अगर आपके लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का वैल्यू 1 करोड़ रुपए से ज्यादा है, यानी वहां पर आपने 1 करोड़ रुपए से ज्यादा पैसे कमाए हैं, तो उसके ऊपर भी आपको एडिशनल 12% का टैक्स देना होगा। एंड आई कैन ओनली इमेजिन हाउ डिफिकल्ट इट वुड बी फॉर अ मिडिल क्लास पर्सन टू सिक्योर हिज लाइफ। क्योंकि देखिए, हमें अपना रिटायरमेंट भी खुद प्लान करना है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में फैसिलिटीज नहीं है, वहां पर भी हमें प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जाके ज्यादा पैसे पे करने हैं। अगर हमारी नौकरी चली जाती है तो डेवलप्ड कंट्रीज की तरह यहां पर हमें अनएम्प्लॉयमेंट पेंशन नहीं मिलता है और हमें रिटायरमेंट पेंशन भी नहीं मिलता है, वो भी हमें खुद ही प्लान करना है। और इन सारे सर्कमस्टेंसेस के अंडर नए टैक्स के रूल्स आते हैं जो पोटेंशियली हमारे टैक्स बर्डन को और बढ़ाना चाहते हैं। एंड ऑन द अदर हैंड, अगर आप जाके किसी पॉलिटिकल पार्टी को चंदा दीजिए, उनके अकाउंट में पैसे डालिए, उसके ऊपर इनकम टैक्स कितना है? जीरो है, जीरो इनकम टैक्स। तो अभी अगर डीटीसी में हमें अगर अपने इनकम टैक्स स्लैब के अकॉर्डिंग स्टॉक मार्केट गेन्स के ऊपर भी टैक्स पे करना होगा, तो विल इट बी गुड फॉर द स्टॉक मार्केट और बैड फॉर द स्टॉक मार्केट? आई फील इट इज बैड फॉर द स्टॉक मार्केट, क्योंकि इसकी वजह से जो रिटेल पार्टिसिपेशन है, जो डायरेक्टली आके स्टॉक्स को बाय करते हैं, स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं, म्यूचुअल फंड्स में सिप इन्वेस्टमेंट करते हैं, या जो भी स्टॉक मार्केट रिलेटेड प्रोडक्ट्स में सिप इन्वेस्टमेंट करते हैं, वहां पर हो सकता है रिडक्शन हो। और जिस तरीके से पहले का सिचुएशन था जब एफआईएस मार्केट को रूल करते थे, वो सिचुएशन में भी हो सकता है फिर से वापस आ जाए। क्योंकि अगर हमारे जो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस हैं, उनके पास अगर सिप इन्वेस्टमेंट कम आएगा, मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए पैसे कम होंगे, तो जब एफआईएस बेचेंगे तो वो मार्केट को संभाल नहीं पाएंगे। क्योंकि सिंपल सी बात है ना, अगर आप लोगों के पास ज्यादा टैक्स लेके स्टॉक मार्केट में टैक्सेस बढ़ा रहे हो और स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने के इंसेंटिव्स कम कर रहे हो, स्टॉक मार्केट के इन्वेस्टमेंट कम अट्रैक्टिव बना रहे हो, तो ऐसे टाइम पे इसके चांसेस बहुत ही ज्यादा हो जाएंगे कि लोग जो है वो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना ही कम कर दे। क्योंकि स्टॉक मार्केट में रिस्क भी लेना है और उसके ऊपर इतना ज्यादा टैक्स भी पे करना है, तो इसलिए हो सकता है इसका इंपैक्ट जो स्टॉक मार्केट पे पड़ सकता है वो नेगेटिव होने का चांसेस ज्यादा है। एंड ऑफ कोर्स, आपको क्या लगता है कि इसका इंपैक्ट स्टॉक मार्केट पे पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा? जो भी आपको लगता है वो आप कमेंट्स में शेयर कर सकते हो। तो अभी तक ये क्लैरिटी नहीं है कि डायरेक्ट इनकम टैक्स में क्या क्या नए रूल्स आने वाले हैं, क्या क्या नए रेगुलेशंस आने वाले हैं, किस तरीके से एग्जम्पशंस और डिडक्शंस को हटाने वाले हैं, उसके ऊपर क्लैरिटी बहुत जल्द आ भी जाएगा। बिकॉज देयर इज अ हाई प्रोबेबिलिटी दैट फरवरी में जो हमारा बजट 2025 आएगा